नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। साय मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 3 विधायक बनाए गए मंत्री, बांटा गया विभागों का प्रभार। बिल्हा क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की हुई मौत, 4 घायल। तखतपुर में बिजली की बदहाल स्थिति, टॉर्च की रोशनी में किया गया ऑपरेशन, नागरिक हो रहे रोज हलाकान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया धार्मिक आयोजन। 22 अगस्त से मोदी की गारंटी लागू करने अधिकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के लगभग 20 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। महीनों से लगाई जा रही अटकलों पर आज विराम लग गया। हालांकि पिछले 15 दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हुई थी, जो संभावना तिथि बढ़ते बढ़ते 20 अगस्त में जाकर समाप्त हुई। राज्यपाल रमेन डेका ने बुधवार की सुबह राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में विधायक गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु गुशवंत साहेब को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मंत्री परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राज्यपाल के सचिव CR प्रसन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। में अपने जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे DL संतोष जी, शिव प्रकाश भाई साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण सिंह जी, हमारे महामंत्री प्रदेश संगठन श्री पवन भाई साहब और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है, इसलिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिताजी राजा का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित ही जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाई है, जो विश्वास मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, तो उसमें निष्ठापूर्वक कार्य। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। लखनलाल देवांगन को आबकारी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले यह विभाग CM साय के पास था। वहीं 3 नए मंत्रियों में गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग दिया गया है। राजेश अग्रवाल पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, वहीं खुशवंत साहेब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास सौंपा गया है। बता दें कि साय कैबिनेट में 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले 3 मंत्रियों में से राजेश अग्रवाल और खुशवंत साहेब पूर्व में कांग्रेसी रह चुके हैं। बिलासपुर के RK नगर चौक DLS कॉलेज रोड के पास मलखम प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी शामिल हुए। इस आयोजन में क्षेत्र के युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 3100 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। विशेष आकर्षक के रूप में एक नन्हे बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में सजाया गया, जिसे देख दर्शक भाव विभोर हो उठे। आयोजन ने न सिर्फ पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन दिया, बल्कि सांस्कृतिक रंग भी घोल दिया।
बुधवार को प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के साहित्य प्रेमी, कवि और अनेक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर कविताओं और गीतों के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और समाज को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत कवियों की मधुर वाणी से हुई। उनकी कविताएं और रचनाएं केवल शब्द नहीं थे, बल्कि समाज को दिशा देने वाले विचार थे। श्रोताओं ने बड़े ध्यान से कविताएं सुनी और बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साहवर्धन किया। इस विशेष अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति ADN वाजपेयी और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार नंदकिशोर शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ केवल खनिज और प्राकृतिक संपदा के लिए नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्यिक धरोहर के लिए भी पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है। ADN वाजपेयी ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ राज्य भाषा के लिए हुए संघर्ष की कहानी को साझा किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की मातृभाषा हमारे स्वाभिमान और अस्मिता की पहचान है। इसे सम्मान दिलाने के लिए साहित्यकारों, समाज सेवियों और आम जनता ने मिलकर वर्षों तक संघर्ष किया और आज यह भाषा हमारे लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ ने पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी समाज व्यवस्था को, उसकी न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करके रखा था। पहले मध्य प्रदेश बना है, उससे पहले CPN बरात का ऐसा कभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अपनी भूमिका। जिस क्षेत्र में सुंदरलाल शर्मा जी का नाम लिया, राजेश चौहान अपने गीत में लिया, सुंदरलाल शर्मा जी को भी छत्तीसगढ़ गांधी कहा जाता हो। खूबचंद बघेल जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पूरा एक मानचित्र बनाकर के दिया हो। जिस बिलासपुर की धरती में 1936 में गांधी खुद आए, जिस क्षेत्र ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया हो, जिसने धान का कटोरा बनाकर के धान के उत्पादन को देखकर के पूरे देश को जो खाद्यान्न सामग्री प्रदान की हो, जिसने खनिज संपदा लेकर पूरे देश के विकास में योगदान दिया हो, ऐसे क्षेत्र को हम कमजोर कैसे करें, दुर्बल कैसे मानते? हमारे बिलासपुर की हम बात करते हैं, यहाँ कौन नहीं था? चित्रकांत जायसवाल, जिनके भतीजे साक्षात बैठे सतीश जायसवाल, जो उनके घर में नहीं रहते थे, उनका नाम सामने आता है। राम गोपाल तिवारी जी का नाम आता है। रोहिणी कुमार वाजपेयी जी का नाम सम्मुख आ जाता है। दयानंद यादव जी का नाम आता है। ऐसे न जाने कितने नेता लोग बिलासपुर के थे, केवल बिलासपुर के। श्रीधर मिश्र जी का नाम आता है। E. राघवेंद्र राव कितने श्रेष्ठ राजनेता थे, स्टेट्समैन थे, और उनका नाम यहाँ पे आता है। ये सारे लोग उसी क्षेत्र के थे। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से कम विकसित क्षेत्र होता तो इतने श्रेष्ठ लोग कैसे उत्पन्न हो सकते थे, जिन्होंने पूरे देश में अपना समझिए कि अपने योगदान से, अपने सम्मान से जो है वो प्राप्त कर सकता है। साहित्यकार नंदकिशोर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह भूमि वीरों, संतों और साहित्यकारों की जन्मस्थली रही है। उन्होंने इस राज्य की गौरवशाली कहानियों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक कला पूरे भारत में अपनी अलग छाप छोड़ती है। काव्य गोष्ठी में स्थानीय कवियों ने भी अपनी कविताएं प्रस्तुत की। किसी ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी की महक को शब्दों में ढाला, तो किसी ने सामाजिक बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कविताओं में कभी व्यंग्य था, कभी प्रेरणा, तो कभी भावनाओं की गहराई। हर कविता ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। छत्तीसगढ़ साहित्य, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, एक प्राण हो छत्तीसगढ़ी भाषा, वो हमारे चिन्हारी है छत्तीसगढ़ी। एक अलग राज बनाएगी, मगर मजेदार बात यह है, आप लोग मैं बता देना चाहता हूँ, आज के तारीख में छत्तीसगढ़ के चिन्हारी हिंदी भाषी राज्य के रूप में है। माफ करके सब जना आप लोग मिलके कानूनन ये प्रमाण बोला था, आप सब चाह तो देख रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, मगर बाद में वहां से चिट्ठी आई कि भाई आप बताओ, मध्य प्रदेश में था तब तक हिंदी भाषी राज्य में शामिल थे, अब छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य अलग बना है, तो अभी भी क्या उसको हिंदी भाषी में शामिल करना है? आप सरकार का हिम्मत बताओ। तो वो समय पर मिला, पता नहीं कौन सरकार बताई जिसका हिंदी भाषी राज्य में शामिल करो। तो जो वर्गीकरण हो, ग ख ग वर्गीकरण,
क यानी हिंदी भाषी राज्य, ग यानी गैर हिंदी भाषी राज्य और ख माने जहाँ अपन राज्य अपन भाषा में काम करते और हिंदी घलाव के भी काम चलाते, बाहर से काम करी तो वो है ख श्रेणी, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब है। दुर्भाग्यजनक बात होगी कि हमारे चिन्हारी सब जन जानत है, छत्तीसगढ़ी के कारण ही अलग बने हैं, पर छत्तीसगढ़ी आज तक भी स्थापित नहीं हुए हैं। तो आप में से वो प्रार्थना है, निवेदन है कि छत्तीसगढ़ स्थापित होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, पर छत्तीसगढ़ी की चिन्हारी गायब होगी। नाचना होते, गाना होते, सब कुछ होगे, पर ऑन रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, जबकि दिल्ली की चिट्ठी है, आप देख रहे हो हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ वो शामिल हो गए। तो ये पीड़ा आप लोग सब दूर करिएगा, आप बोलेंगे तो बहुत कुछ नहीं साहब है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से साहित्य और संस्कृति को नई दिशा मिलती है। खासकर युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है कि वे अपनी भाषा और साहित्य की ओर आकर्षित हों और अपनी पहचान को बनाए रखें। अंत में जिला प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा और साहित्य समाज तक पहुंच सके। पूरे आयोजन में जोश, उत्साह और साहित्यिक रस का अनोखा संगम देखने को मिला। यह केवल एक काव्य गोष्ठी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भाषा और साहित्य का एक महापर्व था, जिसमें सबने मिलकर अपनी मातृभूमि और उसकी धरोहर पर गर्व व्यक्त किया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद गायत्री साहू और उनके पति लक्ष्मीनाथ साहू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में पानी और बिजली की समस्या तथा नगर निगम में फैली अफसरशाही के विरोध में विकास भवन का घेराव किया, जिसके दौरान जमकर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। निगम कार्यालय के विकास भवन में हुए इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। प्रदर्शन के दौरान हुई अव्यवस्था और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप को लेकर अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, वार्ड क्रमांक 5 तिपरा के पार्षद गायत्री साहू एवं उसके पति लक्ष्मीनाथ साहू विकास भवन अपनी मांगों को लेकर अन्य लोगों के साथ गए थे, जहां विकास भवन के सामने गेट पर ही धरना में बैठ गए और बिना अनुमति के ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर प्रवेश कर मटका को फोड़े और जिसमें वहाँ सहायक आयुक्त की रिपोर्ट पर से शासकीय कार्य में बाधा एवं लोग आने जाने में बाधित हुए थे और ज़बरदस्ती कार्यालय में प्रवेश कर हंगामा किए थे। इस पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुंगापाली में मंगलवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक बदले मौसम के साथ तेज गरज, चमक और बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान खेत से काम कर लौट रही 6 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। इस हादसे में 33 वर्षीय सौम्या नेती और 45 वर्षीय सुरेखा नेती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद दरसबाई कोर्रम, गीताबाई गोड, कुंवरमती और पार्वती यादव गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव वालों और पुलिस ने मिलकर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करा दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के तालापारा स्थित एक आंगनबाड़ी से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ खेल रही एक मासूम बच्ची की जान एक लापरवाही के कारण चली गई। जिस जगह बच्चों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए, वहीं मौत ने अपना घर बना लिया। बिलासपुर के तालापारा स्थित एक आंगनबाड़ी में 3 वर्षीय मुस्कान महिलांगे रोज की तरह खेल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुस्कान की मौत किसी भारी चीज के गिरने से हुई। ये भारी सामान कोई और नहीं बल्कि डीजे का वो उपकरण था जो आंगनबाड़ी परिसर में असुरक्षित तरीके से रखा गया था। सिम्स अस्पताल बिलासपुर से एक 3 वर्ष की बच्ची की मृत्यु होने के संबंध में अस्पताली मेमो आया था दिनांक 14/8/25 को, जिसमें मर्ग कायम कर मर्ग पंचनामा PM कार्रवाई कराई गई है, जिसमें अभी तक की जांच में पाया गया है कि वो बच्ची राजीव गांधी शिक्षा मिशन स्कूल है, वहाँ पे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती थी कि 14/8/25 को वहीं प्रांगण में खेल रही थी। वहाँ पर एक डीजे का सामान रखा हुआ था। डीजे के सामान उसके सिर में गिरने से चोट आई थी, जिससे इससे मृत्यु हुई है। जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी के मुताबिक आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान रखा हुआ था जो अचानक मासूम मुस्कान के ऊपर गिर पड़ा। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल यह उठता है कि बच्चों के खेलने की जगह पर ऐसा भारी और खतरनाक सामान आखिर क्यों रखा गया था। जिम्मेदारों की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वेद परसदा के पास मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान सरगवा निवासी के रूप में हुई है। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क पर खून फैल गया। घायल युवकों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोश में आकर मस्तूरी बिलासपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। चक्का जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने प्रशासन पर सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना के बाद घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वारदात के बाद यादव समाज में गुस्सा है। बुधवार को समाज के प्रतिनिधि SSP से मिले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 1 अगस्त की रात महेश यादव राजीव गांधी चौक स्थित पेट्रोल पंप गया था। इसी दौरान उसका विवाद किसी अन्य समुदाय के युवक से हो गया। आरोप है कि तालापारा के कुछ युवकों को बुलाकर महेश पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में उसके पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आई। घायल महेश को पहले सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सर्जरी नहीं हो सकी। इसके बाद उसे अपोलो हॉस्पिटल और फिर रायपुर के बालाजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान महेश की मौत हो गई। घटना से नाराज यादव समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि महेश यादव पर अचानक हमला कर दिया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 5 लड़कों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से कुछ नाबालिग हैं, लेकिन बाकी बालिग आरोपियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए समाज के लोग पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने आए हैं। महेश यादव था, जिसको 8-10 कुछ समाज विशेष के लोगों ने चाकू मारा है और 2-3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करने आए थे। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 1-2 लोग उसमें बचे हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए और किसी भी प्रकार से नाबालिग है करके उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार फ़ायदा मिलता है दोबारा फिर ये लोग पुनरावृत्ति करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे शहर में घटना बढ़ती जा रही है। उसमें अंकुश लगाने के लिए हम पुलिस प्रशासन से भी मांग किए हैं कि नशे के व्यापार पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जो नशा से निकलकर ही ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। और हम पूरा यादव समाज के लोग ज्ञापन दिए हैं पुलिस प्रशासन को और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मांग की है। जो महेश यादव जी का हत्या हुआ है, इसके लिए पूरे यादव समाज में आक्रोश है और यादव समाज के लोग आज SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित थे, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको किसी प्रकार का कोई बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए। हम SP साहब से मिले हैं और SP साहब का आश्वासन है कि किसी प्रकार का कोई इसमें बचाव पक्ष नहीं किया जाएगा। जो लोग दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। यादव समाज का कहना है कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, अन्यथा वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तखतपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली की लापरवाही का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च के सहारे महिला का प्रसव कराना पड़ा। बिजली विभाग की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की आधी अधूरी व्यवस्था लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 अगस्त की रात डिलीवरी के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। ऑपरेशन की जारी प्रक्रिया के दौरान आनन फानन में नर्स दौड़ते हुए बाहर आई और परिजनों से मोबाइल की टॉर्च मांगी। बिजली बंद हो जाने से भर्ती मरीजों और नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ने लगी। बताया गया कि तखतपुर में एक दिन में 40 से अधिक बार बिजली कटौती होती है। अस्पताल में न तो इन्वर्टर है और न ही जनरेटर की सुविधा है। कई बार नर्सों को मोमबत्ती जलाकर काम करना पड़ता है। अस्पताल के जिम्मेदारों ने परेशान होकर बताया कि शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिससे वे लगातार हलाकान रहते हैं। किस लिए? अरे टॉर्च दो भैया, लाइट नहीं है, अंदर स्टिच मारना है पेशेंट को। पैदा करा थेगा जो चीज काम का है उसी चीज का वीडियो बनाया करो। अंधेरा इतना सिस्टर डिलीवरी ले रही है वो नहीं, आप लोगों को तो सहायता करना चाहिए कि मोबाइल का टॉर्च पहले ला के देना चाहिए। घटना की जानकारी मिलने पर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष फिरोज दिवाकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को मोबाइल में कैद किया और लेक्चर व्यवस्था की कड़ी निंदा करते हुए शासन प्रशासन एवं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO डॉक्टर उमेश साहू ने बताया कि सुबह से ही डीओ कट जाने के कारण बिजली सप्लाई बाधित थी। इसकी शिकायत उपस्थित डॉक्टरों द्वारा बार बार बिजली विभाग को दी गई, लेकिन समस्या बनी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग ने AE रचित दुआ को भी इसके लिए अवगत कराया गया, फिर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। वीडियो वायरल हो रहा था, वो 17 का जो वीडियो था उसमें लाइट गोल था, लाइट नहीं था उसमें। इन्वर्टर भी बहुत लंबे समय से लाइट गोल होने के कारण इन्वर्टर भी बंद हो गया था और फिर कंप्लेन भी बिजली विभाग में 2-3 बार डाला गया था और फिर फुल्ली पेशेंट आई थी। वो जो पेशेंट आई थी वो बिल्कुल फुल्ली में थी और मेरे को डिलीवरी लेना ज़रूरी था माँ और बच्चे के सुरक्षित उसके लिए। और फिर मैंने उसका डिलीवरी टॉर्च के लाइट में लिया और जब उसका स्टिच लगाना पड़ा मुझे स्टिच के लिए, तो जब मैं बाहर गई तो वहाँ वीडियो बनाया जा रहा था और बार बार क्या बोलते हैं वीडियो, मैं जब टॉर्च मांगी, मोबाइल मांगी तो मेरे को नहीं दिया गया और फिर मैंने दूसरे से मोबाइल को छीन करके फिर टॉर्च ले करके मैं फिर स्टिच के लिए गई। लाइट गोल था और फिर मैं तो यहाँ की कर्मचारी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है माँ और बच्चे को सुरक्षित डिलीवरी करवाना, और लाइट गोल था। मैं यहाँ की कर्मचारी हूँ और मैं इस चीज़ को मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है और उसके डिलीवरी के बाद भी माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। स्वास्थ्य संडे को डिलीवरी हुई थी, संडे 17 को शाम को 7:30 बजे करीब यहाँ पे डिलीवरी हुई थी और सुबह से यहाँ पे बिजली जो थी ऑफ थी और हमारे BMO सर ने जो है कंप्लेन की थी बिजली विभाग को, किंतु तब तक बिजली जो हमारा बैटरी बैकअप था, इन्वर्टर लगा हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया था 7 बजे करीब। और जैसे पेशेंट आई उसमें डिलीवरी में फुल डायलिटेशन पे, तो हमारे सिस्टर एंड डॉक्टर्स ने डिलीवरी भी कराई, बच्चा भी स्वस्थ है। पर स्टिच लगाने के लिए यदि उन्होंने टॉर्च मांगा बाहर से कि हमको टॉर्च दो, तो लोगों ने उसका वीडियो बनाया, तो ये जो कि बिल्कुल गलत है। और बिजली विभाग से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम यदि अस्पताल में लाइट गोल होती है तो उसको वो पहले अपना कोशिश करें कि अस्पताल में इतने मरीज पूरे टाइम आते रहते हैं इमरजेंसी,
तो हमारी लाइट को जल्द से जल्द वो ठीक करें। डॉक्टर साहू ने बताया कि डिलीवरी रूम का इन्वर्टर भी डीओ कट लाइन से जुड़ा हुआ था। रात करीब 7:30 बजे बिजली बहाल होने के बाद गर्भवती महिला को डिलीवरी रूम में लिया गया। इस दौरान कई बार बिजली कटी रही, फिर भी डॉक्टरों और नर्सों ने मिलकर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। स्वास्थ्य और बिजली विभाग के बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर गंभीरता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो लोगों का मर्ज ठीक करने वाला तखतपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं किसी बड़ी मुसीबत का कारण ना बन जाए। इसलिए जल्द से जल्द अव्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन के स्टाफ की हड़ताल का असर अब सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम पूरी तरह से रुक गया है। डॉक्टरों और स्टाफ के न आने से मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीमार और घायल मरीजों के परिजन मजबूरी में अपने मरीजों को लेकर शहर का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ बिलासपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सिम्स में देखने को मिल रहा है। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ जाने से अस्पताल का पूरा स्टाफ और व्यवस्था दबाव में है। आम दिनों में जहां सिम्स की ओपीडी में करीब 250 मरीज पहुंचते हैं, वहीं हड़ताल शुरू होने के बाद से यह संख्या कई गुना बढ़ गई है। सोमवार को ओपीडी खुलते ही पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारें लग गई। मरीजों और उनके परिजनों को पहले रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजार करना पड़ा और फिर अलग अलग वार्ड और डॉक्टरों तक पहुंचने में भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, इस समय मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी फैला हुआ है। मलेरिया, डायरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिम्स जिला अस्पताल और शहर के निजी क्लिनिकों में रोजाना सैकड़ों मरीज बुखार, उल्टी, दस्त और त्वचा रोग की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात में जगह जगह पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। यही कारण है कि मलेरिया और डेंगू जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं। वहीं दूषित पानी और गंदगी के कारण डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ओपीडी में हमारी सामान्यतः जो संख्या रहता है प्रतिदिन 1500 से 1800, मैक्सिमम गए तो 2000 के बीच रहता है। लेकिन अभी पिछले इस हफ्ते मंडे से कम ये 2500 से ऊपर जा रहे हैं। 3200 भी गया है मैक्सिमम हमारा ओपीडी। यदि हम कैजुअलिटी को भी मिला लेते हैं तो लोग हैं वो ज़्यादातर सर्दी जुकाम और बुखार, उसमें 50% से ज़्यादा लोगों को केवल हाथ पैर में दर्द और बुखार जो वायरल नेचर का होता है उस तरह का है, क्योंकि ये लगातार मौसम का जो अप एंड डाउन हो रहा है कि लगातार धूप होना, फिर अचानक बारिश हो जाना, लोग धूप में काम करते हैं, टाइम पे जितना मात्रा में पानी पीना चाहिए वो नहीं लेते हैं, समय पे खाना खाना, जो भी और भी बहुत सारे कारण है। इसी बात यदि वायरल किसी को हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको वायरल जल्दी पकड़ेगा कंपेयर की जिसकी इम्यूनिटी नहीं है। मतलब इम्यूनिटी उन्हीं का कमजोर होता है जो कि यदि नशे के आदी रहते हैं, कई तरह के नशा करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल नहीं रहता, सेडेंटरी लाइफ रहता है, रूटीन ठीक नहीं रहता, लाइफ स्टाइल नहीं मैनेज करते, तो ऐसे लोगों को हो रहा है। अपने से स्वतः दवाई ना लें, अब तत्काल अस्पताल आए तो तत्काल अस्पताल में आकर ही चिकित्सक के सलाह से ही दवाई ले लें। भीड़ को देखते हुए अपनी व्यवस्था बना रहे हैं और उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा सा जांच वाँच, ब्लड रिपोर्ट और जिनकी अति आवश्यक रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, लेकिन हम लोग पूरी मैनेज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौजूदा हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, साफ सफाई पर ध्यान दें और बीमारी की शुरुआती लक्षण दिखते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर जांच जरूर कराएं। हालांकि सवाल यह है कि जब ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हैं और शहर के बड़े अस्पताल पहले से ही मरीजों की भीड़ से जूझ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में व्यवस्था कैसे संभलेगी? मरीजों की बढ़ती भीड़ और स्टाफ की कमी की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में बुधवार को घटी लापरवाही ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के ही सरकंडा की एक महिला का इलाज के दौरान मौत हो गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि सिम्स से शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल की एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाने के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि गाड़ी खराब है। मजबूर होकर परिजनों को बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवाना पड़ा और मोटी रकम खर्च कर शव को घर ले जाना पड़ा। परिजनों ने कहा कि जब यह अस्पताल
संभाग का सबसे बड़ा और सरकारी सुविधा वाला अस्पताल है, तो फिर शव को ले जाने के लिए एक भी गाड़ी चालू हालत में क्यों नहीं है? गरीब आदमी कहां से लाएगा इतना पैसा प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए? यह सीधी सीधी लापरवाही और इंसानियत के खिलाफ काम है। जो अपन भाई खत्म हो चुके हैं उसके लिए गाड़ी मंगवा रहे हैं ना, वो गाड़ी आ नहीं रहा है। गाड़ी के लिए वो बोल रहा है कि गाड़ी बिगड़ चुका है, गाड़ी यहाँ है ही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, लेके जाने के लिए लाहौर को। अभी कहाँ पर है अभी आप? अभी हम लोग अशोक नगर। अभी आप कहाँ पर थे? मरचूरी सिम। अच्छा, तो कितना गाड़ी को यहाँ फोन किए सिम के? यहाँ 4 बार हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? गाड़ी बिगड़ चुका है बोल रहे हैं। चारों सब बोल रहे हैं? हाँ। कितना ड्राइवर को फोन लगाए थे? अभी 4 बार फोन भी है, नंबर चालू है। वही बोल रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? गाड़ी यहाँ मिलना चाहिए सर, सरकारी जो सुविधा दिया गाड़ी मिलना चाहिए। इस विषय में जब सिम्स अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग के पास पर्याप्त संख्या में वाहन मौजूद है। उनका कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कोई मरीज छोड़ने के लिए जाती है और उस दौरान थोड़ी देर हो जाती है। इसके अलावा नियमित सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आती और उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के लिए 1099 में भी संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी पर डे कम से कम 8 से 10 PM होते हैं जिनको हमको शासकीय वाहन से अलग अलग स्थानों पे, तो उसमें कई बार ऐसा स्थिति हो जाता है, एक आध कुछ आउट स्टेट के रहते हैं और कुछ गाड़ियां तो लिमिट मात्रा में है, सडनली तो बढ़ाया नहीं जा सकता। किसी दिन PM की मात्रा बढ़ गए और तो उसको वेट करना पड़ जाता है, लेकिन शासकीय वाहनों से दिया जाता है, समय थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। बाकी कोशिश पूरी ये किया जाता है कि उसको हम लोग शासकीय जो हमारा सौ वाहन है उसके माध्यम से हम लोग पहुँचाएं। और अभी तक मेरे को शिकायत ऐसा नहीं मिला है। कुछ लोग जरूर फोन किए तो इंतजार करना पड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ से उनको वाहन की व्यवस्था करें। अभी कितने सौ वाहन? हमारे यहाँ एग्जैक्टली 100 वाहन नहीं है, ये ऑनलाइन टोल नंबर से चलता है। ये शासकीय शासन का वो एक प्रोग्राम है जिसके तहत चलता है, तो उसको टोल नंबर में जैसे 108 को करते हैं वैसे 1099 पे करते हैं हम लोग। तो वो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री में करने से तुरंत भेजते हैं। कभी लेट हो जाते हैं या थोड़ी बहुत डिले हो जाते हैं क्योंकि किसी को जाके छोड़ के आनी रहती गाड़ी, इस तभी होता है। अदरवाइज अभी तक मेरे को ऐसी कोई शिकायत आके मेरे पास कोई ऐसा कोई हंगामा नहीं किया है कि आपके यहाँ सब वाहन की उपलब्धता नहीं है। गौरतलब है कि सिम्स अस्पताल में रोजाना दूर दराज के गांवों से मरीज आते हैं। यहाँ शव वाहन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार मरीजों और मृतकों के परिजन गाड़ी के अभाव में घंटों परेशान होते हैं। इस घटना ने न केवल परिजनों के घाव को और गहरा कर दिया, बल्कि अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता को भी उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस सेवा के नाम पर सिर्फ कागजों में दिखावा किया जा रहा है। लाखों करोड़ों का बजट होने के बावजूद अगर एक शव वाहन तक चालू हालत में उपलब्ध ना हो तो यह अस्पताल प्रशासन की नाकामी का साफ सबूत है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। विडंबना देखिए, शहर में कचरे को रखने के लिए प्रशासन के पास जगह है, लेकिन बेजुबान मूक गायों के लिए ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हो पाई है। नतीजा यह है कि कभी ये गायें सड़क पर इधर उधर भटकते हुए हादसों की शिकार हो रही हैं, तो कभी गंदगी और कीचड़ से भरे गोठानों में बेसहारा जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यह तस्वीरें शहर के सिरगिट्टी गोठान की है। यहाँ का हाल देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। बरसात के मौसम में जहाँ लोगों को छत और पनाह की जरूरत होती है, वहीं ये बेजुबान जानवर खुले आसमान के नीचे भीगने को मजबूर हैं। निगम प्रशासन द्वारा इनके लिए शेड तो बनवाए गए हैं, लेकिन शेड की हालत खुद ही बदहाली की गवाही दे रही है। अंदर इतनी गंदगी और कीचड़ है कि गाय वहां खड़ी भी नहीं हो पाती। गोठान का मैदान दलदल में बदल चुका है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि गाय इसमें फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। यह किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। गोबर और गौमूत्र से पूरा परिसर बदबूदार हो चुका है। जहां इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल है, वहां इन बेजुबानों का दिन रात गुजारना किस हद तक पीड़ादायक होगा, यह सोचकर ही तकलीफ होती है। इस पूरे मामले में जब निगम प्रशासन से बात की गई तो सिरगिट्टी जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि गोठान में चारे का पर्याप्त भंडारण है। इसके अलावा 2 हाईवा गिट्टी भी मंगाई गई थी, लेकिन विद्युत लाइन की वजह से वह गोठान के भीतर नहीं पहुंचाई जा सकी। उनका कहना है कि जल्द ही गोठान में गायों के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाएगी और वहां कीचड़ और दलदल की समस्या दूर की जाएगी।
वहाँ अभी वर्तमान में कम से कम 20 क्विंटल कटिया पैरा रखा हुआ है और दाने की भी व्यवस्था की गई है। जैसा आपके सामने में ही मेरे कर्मचारी से आपके सामने में ही बात हुई। और रही बात गौ माता की, तो हम लोग भी समझते हैं जो रोड किनारे हैं या जो भी हम लोग कंटिन्यू कार्यवाही कर रहे हैं वहाँ रखते हैं। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गोठान है हमारे यहाँ, और ज़रूरी पड़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो रंगी गोठान भी भेजते हैं। वहाँ 2 हाईवा गिट्टी डलवाया गया था हमारे द्वारा, और चूँकि सामने में जो इलेक्ट्रिक की जो तार है उसके अंदर है, उसके कारण हाईवा और जेसीबी नहीं घुस पा रही है। संबंधित विभाग से हमारी बात हुई है, उसको जैसे तार को ठीक करेंगे उसको अंदर में फिर रॉ मटेरियल डलवा के उसको ठीक करवाया जाएगा। गाय हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी देखभाल सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। योजनाओं और बजट का प्रावधान प्रशासन के हाथ में है। ऐसे में सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सिरगिट्टी गोठान और ऐसे अन्य गोठानों में बेहतर व्यवस्था होगी, ताकि गायें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कब तक इन मूक जानवरों को ऐसे हालात में जीना पड़ेगा। प्रशासन की योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गोठान परियोजना का लाभ बेजुबानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सोचने वाली बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों ने अब सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए धार्मिक मार्ग अपनाया है। कर्मचारियों ने यज्ञ कर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। शांतिपूर्ण विरोध के साथ कर्मियों ने यह भी दोहराया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। जिला बिलासपुर में NHM कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो उनका संविलियन हुआ है और ना ही वेतन, ग्रेड पे या अन्य सुविधाएं दी गई हैं। अपनी 10 सूत्रीय मांगों में उन्होंने पब्लिक हेल्थ केडर की स्थापना, 27% लंबित वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता और नियमित भर्ती में आरक्षण की मांगे रखी हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमारी मांगे जो हैं वो सरकार का द्वारा किया हुआ वादा है। आज दिनांक तक उन्होंने 27% जो हमारी वेतन वृद्धि कही थी वो पूरी नहीं की है। हमारे यहाँ पे जो संवैतनिक जो हम मांग रहे हैं कि जो अगर गंभीर बीमारी है, एक्सीडेंटल है, तो उसको वो छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, तो वो नहीं था। और तीसरी बात ये है कि जो ट्रांसफ़र का है वो अप्राइजल जो होता है CR में उच्चाधिकारी अपने मन से लोगों को अगर उसकी कार्यविधि उसको समझ नहीं आ रही तो उसे निकाल दिया जाता था बेवजह के, तो उसमें सुधार लाने के लिए कहा था HR में। और तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं जो कोई बड़ी चीज़ नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि जिनका 16,000 या 14,000 रुपये तनख्वाह है उनका PF नहीं कटता है, जबकि केंद्रीय वो हमारा जो राज्य वो है वहाँ से ये नियम है कि जो भी एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, उसका PF कटना चाहिए। एक छोटा सा सैलरी है उसमें काम कर रहा है, उसका PF भी नहीं कट रहा है, तो ये बहुत ही दुर्दशा गंभीर है। आज हम नियमितीकरण तो बहुत दूर के चना लग रहा है इन लोगों के लिए, सरकार के लिए। ये छोटी मोटी हम 10 मांग रखे हैं उसको भी ये पूरा नहीं कर पा रही। इसीलिए आज हम लोगों ने अपने स्थल में सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए शासन प्रशासन को भगवान गणेश जी को आहुति करके आवाहन करके आहुति यहाँ पे दिया है, हवन किया है और भगवान से ये विनती किए हैं कि जल्द से जल्द जो है
उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और निर्णय ले वो जल्द तत्काल में। इस धरना स्थल पर हम हड़ताल के लिए मतलब धरना देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी स्वास्थ्य सेवाएं ज़मीनी स्तर पर दे रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी मांगें हैं जो काफ़ी जायज़ है, ऐसा नहीं है जिसे सरकार पूरी नहीं कर सकती है। हमारी किसी भी स्थिति, चाहे कोरोना काल हो या फिर मौसमी किसी भी तरह के महामारी होती है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मियाँ भरपूर रूप से उसमें अपना सहयोग देती है और कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं उन्हें भी अपनी जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है। और कोविड में तो बहुत सारे ऐसे हमारी जो कर्मचारी थी उन्होंने अपना जान भी गंवाया, लेकिन इसके बाद भी कोई भी हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर्मचारी के लिए प्रावधान नहीं है जिसमें उन्हें लाभ मिल सके, चाहे वो ट्रांसफ़र के लिए हो सकता है या फिर नियमितीकरण के लिए हो सकता है। हम सभी का कहना केवल एक है कि रेगुलर वालों को भी उसी स्थिति में ही उन्हें जॉब में रखा गया है जो डिग्रियाँ हमारे पास है। समान कार्य समान वेतन के रूप से हमें हमारी योजनाओं को यहाँ पे लाभ देना चाहिए और आप सभी के माध्यम से मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारे मांगों को केवल आश्वासन देकर नहीं डालें बल्कि इसके लिए काम जरूर करें। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने यज्ञ कर भगवान गणेश से यह कामना की कि सरकार को कर्मियों की स्थिति का एहसास हो और वह समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान करें। कर्मियों ने अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश सहित 10 लाख तक कैशलेस चिकित्सा बीमा सुविधा जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। कर्मियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल उनके अधिकारों के लिए नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त को कलम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों में जाकर आंदोलन की जानकारी साथियों को दे रहे हैं। फेडरेशन की जिला शाखा बिलासपुर ने बताया कि 22 अगस्त शुक्रवार को नेहरू चौक में 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी को प्रदेश में लागू किया जाए। इसके लिए 11 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को सौंपा गया है। इसमें प्रमुख मांगे हैं कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ता, 2019 से लंबित एरियर्स का भुगतान, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, अनुकंपा नियुक्ति, पुरानी पेंशन की बहाली, सेवा आयु 65 वर्ष करने और दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी जो घोषणा पत्र के माध्यम से हम कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत हुई थी, उसको लागू करने की मांग को लेकर हम लोग 22 तारीख को प्रदेश स्तरीय हड़ताल करने जा रहे हैं। हालांकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2% महंगाई भत्ता की घोषणा की है, परंतु हमारी लड़ाई 2% महंगाई भत्ता की नहीं है। जब जब केंद्र का बढ़े तब तक हमारा बढ़े और जो हमारा एरियस है, जो 8-8 महीने 10-10 महीने का सरकार एरियस नहीं दे रही है, ड्यू डेट की लड़ाई है और साथ में 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 22 तारीख को प्रांतव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। पूरे कार्यालय बंद रहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। 22 तारीख के जो हड़ताल है उसके लिए पूरे प्रदेश में हमारी एक पर्यवेक्षक टीम बनी हुई थी। पूरे प्रदेश में इसकी तैयारी हो चुकी है और अब सभी प्रदेश अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष है जो मुख्यालय में हैं, हम लोगों का आज कल से ही एक अभियान चल रहा है कि सभी कार्यालयों में लोगों को जो दिग्भ्रमित हुए, कल अचानक मुख्यमंत्री द्वारा 2% का महंगाई भत्ता का घोषणा किया गया, जिससे ऐसा एक प्रचार हुआ कि अब 2% की महंगाई भत्ता बराबर हो गया है, इसलिए हड़ताल नहीं होगी। लेकिन ये हड़ताल निश्चित होगी क्योंकि हमारी जो मांग है उस पर कोई विचार ही नहीं किया गया। वो अपने ढंग से 2% की घोषणा किया गया है, जबकि हमारा मांग है कि देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और अन्य मांगों पर भी चर्चा किया जाए। बिलासपुर के थाना तारबहार क्षेत्र स्थित भारत माता स्कूल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कक्षा के दौरान 2 छात्रों के बीच पुराने विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और एक छात्र ने अपने साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हाथ और पसली में आई गहरी चोटों के चलते सिटी स्कैन तक कराना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों छात्रों के बीच पहले भी बहस होती थी, लेकिन इस बार मामला अचानक इतना बढ़ गया
कि एक छात्र ने अपनी जेब से धारदार हथियार निकालकर हमला ही कर दिया। पीड़ित छात्र के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने उन्हें घटना की जानकारी काफी देर से दी और घायल छात्र को अस्पताल ले जाने में भी 1 घंटे की देरी हुई। अभिभावकों ने भी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर इतने बड़े स्कूल में 17-18 साल के छात्र कैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के शकरभाटा थाना क्षेत्र में युवक की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है। गुरु नानक फैमिली ढाबा में शराब पीने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने ढाबा में घुसकर जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना के पीछे मुख्य आरोपी अंकित तिवारी और उसके साथियों का नाम सामने आया है, जिन्होंने ढाबा संचालक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि ढाबे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पूरी वारदात ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसका फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वर्दी वाला गुंडा, जी हाँ, यह शब्द आपने पहले भी सुना होगा। आज यह शब्द हमारे समाज की हकीकत बनकर सामने आया है। मामला बिलासपुर जिले का है, जहां कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आए। सीपत थाने के वर्दीधारी पुलिसकर्मी खुलेआम गुंडागर्दी करते दिखे। यह पूरा घटनाक्रम पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर का है, जहां एक पीड़ित युवक अपनी समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचा था, लेकिन उससे मिलने देना तो दूर, पुलिस वालों ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो वह कोई बड़ा अपराधी हो। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वर्दीधारी पुलिस वाले युवक को जमीन पर घसीटते हुए खींच कर ले जा रहे हैं। यह नजारा देखकर किसी का भी खून खौल उठे। जनता की सुरक्षा का वचन देने वाले पुलिसकर्मी जब पीड़ित को ही इस तरह पीट कर घसीट कर उठाए, तो सोचिए इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। मैं आत्महत्या करी हूं, पेट्रोल से आत्महत्या करी हूं। मैं बहुत प्रताड़ित हूं, आत्महत्या करी हूं। वही चलिए आत्महत्या करी हूं, वही ना आत्महत्या करी, वही मैं आत्महत्या करी हूं। मैं करी हूं सर, बहुत प्रताड़ित हूं, बहुत प्रताड़ित। 12 बजे रात के घर घुस के 12 बजे रात को घर घुसे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक केवल अपनी शिकायत लेकर आया था, लेकिन सरेआम गुंडागर्दी करते हुए पुलिस वालों ने उसे कार्यालय से बाहर निकाला और जबरदस्ती सरकारी वाहन में ठूस दिया। पूछे जाने पर घटना की वजह यह बताई गई कि युवक सीपत थाने के खिलाफ शिकायत करने आया था, यानी सच्चाई उजागर करने की कोशिश करना ही उसके लिए अपराध बन गया। पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि थाना सीपत के पुलिसकर्मी और थानेदार मिलकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। नारायण प्रसाद की बेटी ने कहा कि पुलिसकर्मी 77 कुर्रे पर विशेष तौर पर जमानत मिलने के बाद भी उन्हें प्रताड़ित करने और लगातार धमकाने का आरोप है। परिवार ने यह भी दावा किया कि पुलिस कर्मियों ने उनसे 25,000 की रिश्वत की मांग की। बेटी का कहना है कि पुलिस वाले घर में घुसकर गाली गलौज करते हैं और दबाव बनाते हैं। अगर पैसा नहीं दिया गया तो फर्जी केस दर्ज करने की धमकी दी जाती है। नारायण प्रसाद के परिजनों ने बताया कि उनका परिवार पिछले कई दिनों से भय और असुरक्षा में जी रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और उनके साथ हो रही पुलिसिया ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए ताकि वे सुरक्षित रह सके और न्याय की लड़ाई लड़ सके। ये मोर दादी है और मोर काका थे बुआ है, मोर चाची के मार पीटत रही से, अब मोर चाचा खत्म हो गए है, मोर दादी खाली हाथ हो गए, विधवा है, तो वो करना मोर दादी मोर बुआ निकाला चाह दिखा ले, तो बहुत मार पिटाई करत रही से रात के। तो हम देखे ना, तो हमने सुने सबका, तो हम जाके वीडियो बनाए ना, छोड़ा है मारपीट का, तो छोड़ा उड़ा ना धक्का मुक्की में उसको तो चोट लगी से हमारे दादी का, तो चोट लगे ना, तो इसने जाके हॉस्पिटल भर्ती हो गए है और पूरा सब शिकायत पापा के खिलाफ कर दिए है कि मंझिला बेटा मुझको मारे पीटे है ऐसे कही के।
तब मारे पीटे के शिकायत करे तो एक दिन पुलिस वाला घर आ रही से वाइज पुलिस वाला है तो हम गए रहे थाना और थाना गए ना तो पुलिस वाला पापा के बैठा दी तो बैठाए तब पैसा मांगी 25,000। पुलिस वाला है रोसैतर कुर्रे नाम के पुलिस वाला पैसा मांगे पापा ना कहते 25,000 पैसा दे दे तो मामला कहीं रफा दफा कर दे हाँ तो कोर्ट तक नहीं जा दे तो पापा हर समझीज के दे देते हाँ पैसा कैसे कह के तो पैसा दीज और मुँह चल का जमानत करवाई फोन लगाई पुलिस वाला सहतर करे पापा का के तो पेशी काम कोर्ट में पेश करा तुम जमानत करवा ले है तो हम कोर्ट आए रहे हैं ना कोर्ट आए के बाद जमानत नहीं हुई और यहाँ के पूछे वकील बनना तो कही तो पेशी अभी नहीं आए हैं तो फिर फोन लगाई पुलिस वाला का तो कहीं पेशी अभी नहीं भेजे हैं ओकर बाद तहाँ फिर दीदी पुलिस वाला रोज के रोज फोन लगावा थे घर में चाहे कौन 12 बजे रात के रहा है कौन 3 बजे रात के रहा कोई या नहीं है टाइमिंग का दारू पी के जाते हैं वैसे मार पिटाई का तो मौका कब मारे रहे बहनी मारे अम्मा को पापा सब कोई मारे रहे आई सहतर पुलिस वाला हमारी सरे मन हर 3-4 बार हो गए माँ तो घर में घुस रहा थे चाहे रात के 12 बजे रहे 2 बजे 3 बजे टाइमिंग कोई या नहीं है वो दारू को पिया सबको जागता है मार पड़े का थी और सब हमने वीडियो बना के रखे हैं और वो तो जेल लेके कोर्ट लेगा कहीं से वो तो जेल लेके चल दी ही इसी पता और रास्ता मार पड़े कहीं थे काका पता नहीं नारायण प्रसाद थे और मोर अम्मा के दुर्गा बाई और रिपोर्ट करे थे न काका थे उर्मिला बाई और लक्ष्मी प्रसाद। तो विवेक कुमार पांडे वो एसपी सर से मिलने नहीं दिए और टीआई को फ़ोन किया सीपत थाने का और आया उसका कांस्टेबल लोग आए थे एएसआई लोग अब जो नारायण प्रसाद खड़े हैं उसको घसीटते हुए ले गए और मारे और कोर्ट के नाम से थाना ले गए। एसपी से मिलने ही नहीं दिया। आप भी वीडियो बना रहे थे क्यों बना रहे थे? उसको मार रहा था तो घसीट रहा था। हाँ मेरे पास प्रूफ है। तो पहले तो उसके ऊपर अपराध कायम कर दिए थे ऐसा पुलिस वालों ने कायम किए थे क्या पहले? हाँ कर दे उसको पैसा मांग रहा है उसको केस होगा उसकी मम्मी किया है तो बोला है कि मैं चालान पेश करो तो लोग चालान पेश नहीं कर रहा है 50,000 पैसे मांग रहे हैं सहतर कुर्रे और अभी उसका गुंडागर्दी आप लोग देख चुके हो। यहाँ किस तरह से ले जा रहे थे? घसीटते हुए मारा भी बच्चे लोग को भी मारे लेडीज़ लोग को भी मारे। क्या चाहते क्या हम तो अभी ये चाहते हैं कि जो केस हुआ है उसको चालान पेश करे वो अपना जैसे भी करके वो लड़ेगा चालान पेश करने के बाद जो जमानत में होगा उसका तो वही चाहते हैं कि उसका मारपीट ना हो। अब सवाल यह है कि जब पहरेदार ही गुंडा बन जाए तो आम जनता कहां जाए। कानून के रखवालों की वर्दी अगर अत्याचार का प्रतीक बनने लगे तो जनता का भरोसा किस पर टिकेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे बड़े दफ्तर में खुलेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी समस्या बताने अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जब उसी अधिकार को वर्दी की ताकत से कुचल दिया जाए तो यह केवल गुंडागर्दी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। यह घटना पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान छोड़ रही है। क्या बिलासपुर की पुलिस अब न्याय नहीं बल्कि जबरदस्ती और दहशत फैलाने का औजार बन चुकी है। पीड़ित की आवाज दबाने के लिए पुलिस का यह तरीका केवल शर्मनाक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने पुलिस पर बिना वारंट के जबरन तलाशी लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम चिल्हाटी निवासी अरुण कुमार कुर्रे ने बताया कि वे अपने प्रिंस पुष्कर मेडिकल स्टोर में बैठे थे, तभी 3 पुलिसकर्मी दुकान पर पहुंचे। इनमें से एक का नाम संतोष राठौर बताया गया है। आरोप है कि पुलिस ने किसी युवक को पकड़कर मेडिकल से नशे की दवा खरीदने की बात कही और बिना किसी तलाशी वारंट के दुकान की तलाशी शुरू कर दी। अरुण कुर्रे का कहना है कि उनके मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। तलाशी के दौरान कोई प्रतिबंधित या नशे की दवा नहीं मिली, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें थाने बुलाने की धमकी देकर चले गए। 17 तारीख को दोपहर 12:07 में 3 पुलिस वाले एक नशेड़ी आदमी को ज़बरदस्ती मार पीट किए, बहुत सारा देखा, उसकी हालत ख़राब था। मार पीट करके मेरे दुकान में घुसाए लेके आए तो मैं बोला दुकान में क्या हो गया, कोई समस्या है? कौन सी दुकान है? मेरा मेडिकल शॉप है, प्रिंस पुष्कर मेडिकल स्टोर चिल्हाटी में मेरा मेडिकल स्टोर है और पिछले 3 साल से मैं उसको चला रहा हूँ और आज तक कभी भी कोई नशीला पदार्थ हर 3-3 महीना में 6-6 महीना में हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर की इंस्ट्रक्शन होता है और हमको सख्त हिदायत दिया गया है कि वहाँ कोई नशीला पदार्थ हम नहीं बेचने का, क्योंकि पीछे मेरा घर है, सामने दुकान है, तो ये सब तो होता नहीं है नशीले पदार्थ यूज़ किया व्यक्ति को। तो मैंने कहा सर कि आपने यहाँ क्यों लेके आए? तो बोले आपके यहाँ नशीला पदार्थ मिलता है, यहाँ से बेचते हैं करके ज़बरदस्ती अंदर घुस गए तीनों।
उसके बाद ज़बरदस्ती कहना चाहिए पूरा छानबीन करने लग गए, कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपको थाना आना पड़ेगा। मैं बोला चला जाऊंगा, लेकिन आपका कोई सर्च वारंट या इंस्ट्रक्शन कहीं से मिला है क्या सर मेरे नाम से शिकायत, तो उसको दिखाइए। नहीं, हमको नहीं लगेगा हम किसी के भी घर में जा सकते हैं। ये मोपका चौकी के हैं और एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो संतोष राठौर है, जो कतौरा का है, एक उसका नाम जानता हूँ और 2 अन्य और पुलिस वाले हैं, उनका नाम नहीं जानता हूँ। मुझे तो कार्रवाई तो पुलिस वाले पे चाहिए पहले तो, क्योंकि हमको पूछना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। ज़बरदस्ती कहना चाहिए हमारे दुकान में घुसे, ये तो सरासर पुलिस वाले की गुंडागर्दी। शिकायत बिना कोई सर्च वारंट के आपके दुकान में? बिल्कुल बिल्कुल, कोई सर्च वारंट नहीं, बिना कोई शिकायत के सीधा धड़धड़ाते पुलिस घुस गए। जी, मैं इसी वजह से मैं एसपी ऑफिस में शिकायत करने आया था कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और व्यापारी के साथ ना हो। मुझे इस चीज़ में मतलब दंडनीय अपराध के तौर पे जो 3 पुलिस वाले, या तो पुलिस वाले की गुंडागर्दी है या कोई थाना का इंस्ट्रक्शन से गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेडिकल संचालक का कहना है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर हर 3 से 6 महीने में नियमित रूप से जांच करते हैं और अब तक किसी भी प्रकार की अवैध दवा उनके पास नहीं पाई गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की विभागीय जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर में मारपीट की एक घटना में पुलिस ने कई युवकों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन अब आरोपियों के परिजन पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि घटना के समय उनके बच्चे मौके पर मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया। यह मामला बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी राहुल गोस्वामी ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 14 अगस्त को वह गोपाल डेयरी से दही लेकर लौट रहा था। इसी दौरान तितली चौक के पास कुछ युवकों ने उस पर और उसके साथी बजरंग पर हमला किया। इस घटना में राहुल को गले और पीठ में चोट आई, जबकि बजरंग के हाथ और घुटने में चोट लगी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस्माइल खान, इमरान खान, अभय चौहान, अमन, गुलशन, मोहम्मद यूसुफ और शेख समीर बख्श उर्फ शम्मी समेत कई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब आरोपियों के परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि घटना के समय उनके बेटे वहां थे ही नहीं। परिजनों का दावा है कि 14 अगस्त की रात 8 से 9 बजे तक शेख समीर और मोहम्मद यूसुफ इमलीपारा स्थित मॉडर्न ग्राफिक्स के स्वतंत्रता दिवस का बैनर लगा रहे थे। इस दौरान की फुटेज भी उनके पास है, जिसे पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन जांच में शामिल नहीं किया गया। मैं ये शिकायत लेके आई थी, मेरे पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड उस समय घर में थे। अभी जो केस इनके ऊपर आया है उस समय वो 15 अगस्त का बैनर बनवाने गए हुए थे, तो फुटेज में साफ दिख रहा है वो 1 घंटे से वहीं पे थे। उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मेरे पति को नारायणी टावर से आधी रात में 1:30 बजे घर से लेके गए, जबकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों अकेले थे घर पे। मेरे पति का नाम मोहम्मद यूसुफ है। उन्होंने आज तक कभी भी उन्होंने ये सब कभी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको पूछताछ के बहाने बोल के घर से लेके गए। जिस दिन घटना होया है उस दिन भर तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। हम लोग वहाँ पे थे, समझे, मेरी बहन के घर में। और वहाँ से आने के बाद 4 बजे मेरे को घर में छोड़ा है मेरा लड़का। उसके बाद में वो अपना बच्चे को लोग छोड़ के वहाँ चले गया था अपना वो बैनर बनाने के लिए। 1 घंटे से वो लड़का वहाँ से जहाँ पे फंसा रहे हैं इसको झूठा केस में फंसा रहे हैं। हाफ मर्डर में 360 में फंसा रहे हैं, मारपीट में 360 में गाड़ी जला दिए, पैसे लूटे हैं। जो करा नहीं है उसका पहले रिकॉर्ड चेकिंग करे मेरे लड़के का कि कोई भी थाने में उसका रिकॉर्ड गलत है क्या करके। समझे, ये घटना हुआ है तितली चौक के पास हुआ था। कौन थे उस समय? उस टाइम वहाँ पे अब कौन मारा कौन पीटा है, गुलशन नाम का लड़का है और अमन नाम का लड़का है और उसके साथी हैं। और जो बाकी जो बच्चे लोगों ने बिना गुनाह में उसको फंसाया जा रहा है। मेरे लड़का को, अभय चौहान को, दोनों को अंदर किया जाए बिना गलती का। मेरा लड़का खाना खा रहा था, उसको खाना भी खाने नहीं दिए पुलिस। और सीधा चल रहा है, नहीं तो मैं अच्छे तरीके से तेरे को लेके जाऊँगा उठा के। उस टाइम मेरी बहू लेडीज़ घर में थी, लेडीज़ पुलिस साथ में नहीं थी। अब बिना मतलब को मेरे बच्चे को आधी रात को उठाया के ले गए, सिर्फ पूछ जाँच के नाम में उठाया गया। उसके बाद में पूरा वहाँ कागजात बना दिए। अब इसका नाम में रिपोर्ट हो गया है, अब ये जेल जाएगा। शिकायत में एफसी ऑफिस में आई थी, आईजी पे मैं आई हूँ कागज़ देने के लिए। मेरा जांच होया जाए मेरे बच्चे के नाम में कि बेगुनाह है, अब मेरे बच्चे को छोड़ा जाए। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना जांच किए उनके बेटों को जेल भेज दिया और मोहम्मद यूसुफ की पत्नी के साथ बदसलूकी भी की गई। ई रिक्शा संघ के उपाध्यक्ष इमरान अली ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि झगड़ा केवल गुलशन और अमन के बीच हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई निर्दोष युवकों को
फर्जी केस में फंसा दिया है। जो कि 14 तारीख को 8 से 9 के बीच में तितली चौक के आसपास में झगड़ा हुआ है और झगड़ा जो हुआ गुलशन और अमन नाम के लड़के और अन्य साथी उन्होंने मिलकर उनको मारा पीटा है और गाड़ी वगैरह भी जलाया गया है। जो कि वहाँ यूसुफ और रिजवान और भी उनके जो 4 साथी हैं उनका नाम झूठा केस में फंसाया गया है। जो कि ये लोग 15 अगस्त की तैयारी के लिए बैनर के लिए इमली पारा बैनर की दुकान में वो लोग बैठे हुए थे। जो कि उनका फ़ोटोज़ अभी भी वहाँ है और जो कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई जांच नहीं किया और सीधा उनको 1:30 से 2 बजे रात में जाके उठाया है और प्लस यूसुफ की जो बीवी है उसके साथ भी बदतमीजी किया गया है। बोला गया कि पूछताछ के लिए हम लेके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा वो जेल में ले जाके भेज दिया हूँ। अभी 3-4 दिन से लगभग लड़का जेल में है और भी जो डर से अपने अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं जांच पड़ताल करें इस केस में और उनको बाइज्जत बरी किया जाए। अभी क्या बातचीत हुआ अजय साहब से आपने? अजय साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि हम कार्यवाही करेंगे। एसपी साहब को और राजपत्री को उन्होंने बोला है इस केस में जांच करने के लिए फुटेज वगैरह को कि कहाँ किधर कैसे है। फिलहाल परिजनों और स्थानीय संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बिलासपुर में एक बड़े निवेश घोटाले का खुलासा हुआ है। धर्मेश कुमार धुर्वे, यतीन्द्र धुर्वे और हर्षिता शर्मा ने किंग DYP धुर्वे ब्रदर्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी निवेश योजना चलाकर 13 लोगों से करीब 3,68,70,000 रुपए की ठगी कर ली। इस मामले में प्रार्थी संजय डे निवासी फ्लैट नंबर 202 B ब्लॉक दिव्यो माउंट अपार्टमेंट लिंगियाडीह, उसने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को आवेदन देकर बताया कि वर्ष 2022 में उपरोक्त तीनों आरोपियों ने खुद को एक निवेश कंपनी का संचालक बताते हुए शेयर बाजार में हर महीने 10% रिटर्न और 13 महीने बाद मूलधन वापसी का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने निवेश किंग नामक कार्यालय द्वितीय तल नारायण प्लाजा लिंक रोड बिलासपुर में संचालित करने की बात कही थी। शुरू में लाभ का भरोसा दिया गया, लेकिन नवंबर 2023 से भुगतान टालते रहे और अंततः रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। धर्मेश धुर्वे ने मीटिंग के दौरान खुद स्वीकार किया कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं की गई, बल्कि पैसे को रोटेट किया गया। जब पीड़ितों ने अपनी रकम वापस मांगी तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी तक दी गई। इस धोखाधड़ी के शिकार सिर्फ संजय डे ही नहीं, बल्कि कैलाश देवांगन 10 लाख, रितेश दामले 15 लाख, श्रीमती शोमा डे 23,60,000, कुमारी आरसी डे 20 लाख, चित्रकांत साहू 40 लाख, सारांश देवांगर 67 लाख, असीम रंजन साहा 7,50,000, अभिमन्यु विश्वकर्मा 54 लाख, मंजू पटेल 25 लाख, अंकना घोष 5,50,000, पल्लव धर 19,50,000 और दानिश अंसारी 10,50,000 जैसे अन्य 12 लोग भी शामिल हैं। सभी पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि यह सुनियोजित तरीके से की गई ठगी है, जिसमें जानबूझकर झूठे वादे कर निवेश की राशि हड़पी गई। मामले में आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।